नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी डिस्कशंस हमें करनी है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद G7। हाउ डज द G7 समिट रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड? डिस्कस। दोस्तों, ये यूपीएससी का जो GS पेपर 2 है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी और ग्लोबल गवर्नेंस, इसके साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। एज यू नो कि अभी G7 की एक समिट हुई। G7 आप देख लीजिए, सबसे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड 7 ऐसे देश हैं, उनकी ये एक समिट होती है, राइट। पहले 2014 तक ये पहले G7 था, फिर G8 बना, फिर 2014 में जब क्राइमिया नाम का क्षेत्र, जो पहले यूक्रेन के पास था, जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद ये G8 में से G7 फिर से बन गया। तो ये G7 की समिट जो है वो कनाडा का एक शहर है, करानिकस, तो वहाँ पर ये मीटिंग हुई। और ये जो समिट है, समिट का मतलब भी आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये सारे देश हैं, उनके टॉप लीडर्स आते हैं। जिन देशों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट आएंगे। जहाँ पर हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिस्टम है, दैट मीन्स के जो डी फैक्टो लीडर है, जो रियल पावर जिनके पास है, कुछ देशों में प्रेसिडेंट के पास है, तो हमारे जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो उस हिसाब से ये G7 के देश जो हैं, उनकी ये समिट हुई। और इसमें हमारे देश भारत को भी इनवाइट किया गया था। आपको पता है, इसको लेकर एक थोड़ी बहुत बातचीत भी चल रही थी कि भारत को लास्ट मिनट तक इनविटेशन नहीं भेजा था, और फिर कनाडा ने इनविटेशन भेजा और भारत ने फिर इसमें पार्ट भी लिया। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो G7 की समिट हुई है, तो इसमें जो अभी की जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, क्या चल रही है ग्लोबल क्राइसिस? ऑफ कोर्स, एक तो ईरान और इजराइल का जो अभी युद्ध चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है। रशिया और यूक्रेन के बीच की सिचुएशन आप जानते हैं, पिछले लगभग 3 सालों से ज़्यादा वक्त हो चुका है ये चीज़ें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो कैसे क्राइसिस को मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ों को लेकर भी कुछ डिस्कशन हुई। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में भी एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ्स का इस्तेमाल किया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल क्राइसिस जो है वो हमें देखने को मिली है। और फिर जिस प्रकार से ये जो एक मल्टीलेटरलिज्म है, यानी कि अलग अलग आप ग्रुप्स देखते हैं, राइट, तो वहाँ पर ग्रुप्स में भी आपको फ्रैक्चर्स नज़र आते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में कुछ देश मिलकर काम कर रहे हैं, फिर दूसरा कोई टॉपिक आया तो यही जो देश एक विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, तो दूसरे विषय में ये आमने सामने है। फॉर एग्जांपल, G7 की समिट में आपको कुछ यूरोपियन देश भी देखने को मिलेंगे, यूके हैं, इटली है, फ्रांस, राइट, जर्मनी। लेकिन फिर जब यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बात आती है, तो फिर यूएसए की कुछ अलग सोच है और यूरोप के जो देश हैं उनकी कुछ अलग सोच है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्चर्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब ट्रंप साहब जो है वो जल्दी चले गए। जाने से पहले उन्होंने यूके के साथ, यानी कि यूएसए और यूके के बीच में भी एक ट्रेड डील हुई है। और रही बात जापान और यूरोपियन यूनियन की, तो इनको कहा है कि आपके साथ भविष्य में, तो इट्स लाइक नॉट क्लियर अभी यूएसए जो है वो कैसे जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करता है, नहीं कोई डील करता है। अभी तो ऐसा बताया जाता है कि 10% टैरिफ जो है वो सारे के सारे बाकी के G7 देश जो हैं उनके ऊपर लग रहा है। ओके, अब ईरान की जो क्राइसिस है, इसको लेकर यह डिसीजन लिया गया है कि ईरान की क्राइसिस को ट्रंप साहब हैंडल करेंगे, यूएसए जो है वो हैंडल करेगा। ऐसा एक रफ, आप समझ लीजिए, अभी एक ऐसा समझौता हुआ है कि यूएसए विल लुक आफ्टर दिस थिंग, और ये बाकी के जो देश हैं, दे आर लिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं यूएसए ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाई है कि ईरान के साथ हम डील कर रहे हैं। आप देखिए, वी विल सॉर्ट इट आउट। इस प्रकार की एक चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। इंडिया ने ये G7 का जो प्लेटफॉर्म है, तो इसका एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म में भारत के जो भी फायदे हैं, भारत के जो भी इंटरेस्ट्स हैं, इन इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए भारत ने कुछ स्टेप्स उठाए। फॉर एग्जांपल,
मोदी साहब और ट्रंप साहब के बीच में मीटिंग नहीं हो पाई, फिर बाद में ट्रंप साहब ने मोदी साहब को कॉल किया तो फ़ोन पर दोनों ने बात की, और इस फ़ोन कॉल में मोदी साहब ने यानी कि हमारे देश भारत ने क्लियरली काउंटर टेररिज्म जो है इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन कर लिया है कि टेररिज्म जो है इसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया और पाकिस्तान की जो भी चीज़ें चल रही, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी को भारत एंटरटेन नहीं करेगा। हमें किसी मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो उनके दावे थे ट्रंप साहब के कि मैंने दोनों को कॉल किया और दोनों ने युद्ध बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं था। भारत का स्टैंड यहाँ पर क्लियर है कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया और फिर हमने सारी चीज़ों को बंद कर दिया। सीज फायर जो है वो वहाँ तक हम पहुँच गए। तो अगेन हमारे देश में बैठे बैठे जो लोग कहते हैं ना कि भारत ने मीन्स ये नहीं किया वो नहीं किया, भारत ने इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी, ग्लोबली भी भारत ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रखा है। इसी के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके जो भी इश्यूज हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर भी भारत ने G7 के सामने रखने की कोशिश की है। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं उनको फिर से रीसेट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार थी तो उस समय पर रिलेशन कितने ज़्यादा बिगड़ गए थे बिकॉज ऑफ जिस खालिस्तानी इश्यू, फिर ये निज्जर जो था तो उसका मर्डर हुआ, तो ये सारे विषयों को लेकर रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अब ये कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के जो हाई कमिश्नर्स हैं वो उनको वापस भेजा जाए अपने अपने हाउसेस में, और दोनों देश जो है वो डायलॉग यानी कि बातचीत जो है, टॉक्स जो है दोनों देशों के बीच में बायलेटरल लेवल पर, इंडिया कनाडा ऑफ कोर्स बातचीत जो है वो स्टार्ट करें। ट्रेड, क्लीन एनर्जी, एआई कोऑपरेशन, ये सारे विषयों पर भी फोकस रख के दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वाइट डिप्लोमेसी पेव्ड द वे फॉर द इंडिया कनाडा रीसेट, एम्फेसाइजिंग प्रैग्मेटिज्म। दिस इज अ प्रैग्मेटिक थिंग। ये बहुत ही लॉजिकल बात हुई है कि बहुत ही चुपके से, बहुत ही शांत तरीके से इंडिया और कनाडा जो है वो अपने रिलेशंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी बैक चैनल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। और मोदी साहब और कारनी साहब की ये पहली एक मीटिंग हुई, तो दिस इज अ गुड साइन। दिस इज अ गुड साइन कि अब फ्यूचर के रिलेशंस को सुधारने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। इंडिया कनाडा रीसेट एम्स टू मूव बियॉन्ड डैमेज कंट्रोल टू री इमेजिन पार्टनरशिप। सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं, फ्यूचर का जो विजन है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, ट्रेड एग्रीमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट प्रोटोकॉल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर दोनों देश मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। द G7 communique reflected cautious optimism on global conflicts and challenges। देखिए, गाजा में सीज फायर होना चाहिए, इसको लेकर बातचीत हुई है, इसको लेकर डिक्लेरेशन हुआ है। इजराइल और ईरान पर एक पॉज लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए ये युद्ध, इसको लेकर अभी चीज़ें नहीं है, राइट। रशिया पर सैंक्शंस लगाने की जो बात है वो भी चल रही है। फिर चाइना से सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें, तो कुछ जगहों पर आपको इतना अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक G7 वाज अ बिग सक्सेस, क्योंकि यूक्रेन रशिया वाला इश्यू जो है तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। इजराइल ईरान वाला इश्यू जो है वो तो अब एस्केलेट होने लगा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कोई क्लियर ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई है, राइट। हमारे देश की बात करें तो हमने मल्टीपोलरिटी जो है उसके इम्पोर्टेंस पर एम्फेसाइज दिया है कि कोई ताकत का कोई एक केंद्र नहीं है, यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर रशिया, ऐसा कोई एक देश नहीं है, राइट, के या फिर कुछ ऐसे दो देश नहीं है। सारे देश अपने अपने क्षेत्र में, हर कोई देश जो है, खास करके बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें तो इसमें इंडिया आ जाता है, यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूएसए, चाइना एक्सेट्रा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, G7 है, G20 के देश हैं। तो आज कोई एक देश की ताकत नहीं है, और कोई जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, सबकी आपको सुननी पड़ेगी, राइट। सबको साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा, ऐसे ही दुनिया चलेगी। आप जैसे कहेंगे वैसा नहीं चलेगा, या फिर कुछ देश मिलकर सारे डिसीजंस ले, ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी, राइट। G7 समिट शोकेस्ड द टेंशंस बिटवीन इमीडिएट क्राइसिस। बड़ी बड़ी क्राइसिस की बात करें तो यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल वाला जो है वो सबसे बड़ी क्राइसिस है, और लॉन्ग टर्म में ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये सारी चीज़ों के बीच में एक बैलेंस रखने की कोशिश की। अच्छी बात है, चलो कि भारत और कनाडा के रिलेशंस जो हैं उस पर हमें एक
पॉजिटिव डायरेक्शन फिलहाल नजर आ रही है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट हाउ डज द रीसेंट एयर इंडिया क्रैश हाईलाइट सिस्टेमिक इश्यूज इन द एविएशन सेफ्टी. डिस्कस GS पेपर 3, इसमें एविएशन सेफ्टी, राइट, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन चीज़ों को लेकर ये टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकते हैं. अभी DGCA जो है, इसने एयर इंडिया का ये जो बोइंग 787 है, तो इसकी पूरी फ्लीट, ये ड्रीम लाइनर जो है, तो इसको एक क्लियरेंस दिया है कि भाई इसमें कोई ऐसी मेजर सेफ्टी कोई कंसर्न्स नहीं है. ऐसा DGCA ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. DGCA ने ये क्लियरेंस दिया है. लेकिन कुछ फ्लाइट्स जो हैं ये तो कैंसिल हुई है, कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ दूसरे इश्यूज की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं. तो फिर आपने क्लियरेंस कैसे दिया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है. दूसरी चीज, एयर इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है. और टाटा इज़ फेमस फॉर वन एंड वन ओनली वन थिंग, राइट. टाटा इज़ बेसिकली ट्रस्ट. टाटा के प्रोडक्ट्स, टाटा की जो चीज़ें होती हैं, तो हमारे देश का एक लंबे समय से टाटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक फैमिली है, तो इस पर हमेशा से एक विश्वास रहा है, एक ट्रस्ट रहा है, भरोसा रहा है. ये सबसे बड़ी कमाई अगर किसी की है टाटा की, तो दैट इज दिस. इट इज़ नॉट कितने पैसे वो जनरेट कर रहे हैं, कितनी जॉब्स जनरेट कर रही है, ये सारी चीज़ें सेकंड नंबर पर आती है. नंबर 1 इज ट्रस्ट. अब हुआ ये है कि ये एयर इंडिया के जो इश्यूज हैं, एक मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ कि वो जब फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तो जो सीट पर बैठे वो सीट पूरी गीली सीट थी. इट वॉज वेट, इट वॉज सैगिंग, राइट, ऐसी पूरी सीट थी. कुछ पैसेंजर्स ने ये भी कंप्लेंट की है, और आपने ये वीडियोस भी देखे होंगे कि फ्लाइट में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है. एक इंटरनेशनल फ्लाइट में टॉयलेट्स जो हैं दे वर चॉक्ड. आप सोचिए आप क्या करेंगे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर 8-9 आवर्स, यू हैव फैमिली, किड्स विथ यू, और टॉयलेट जो है वो अगर चॉक्ड है, वहाँ पर वैक्यूम से फ्लाइट में, आई एम श्योर आपने ट्रैवल किया होगा, तो के जो टॉयलेट्स हैं, तो दे डोंट हैव वाटर, दे ऑपरेट ऑन वैक्यूम. तो ये चॉक्ड थे. और पर 10,000 फ्लायर जो कंप्लेंट्स होती हैं, पर 10,000 फ्लायर्स ये जो कंप्लेंट होती है, ये इंडिगो के मुकाबले, मैं ये स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इंडिगो के मुकाबले 12 टाइम्स ज्यादा कंप्लेंट्स एयर इंडिया की है. पुअर मेंटेनेंस, क्रू की जो ट्रेनिंग है उसका भी अभाव है. कुछ जो पायलट की जो ट्रेनिंग है, उनके टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग होती है, तो इस चीज को लेकर भी कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं. 2023 में ऐसा हुआ था कि एक शराब पी गया हुआ एक पैसेंजर जो है, उसने एक दूसरे पैसेंजर के साथ कैसे मिसबिहेव किया, ही लिटरली पिस्ड ऑन दैट पर्सन. उसने दूसरे पैसेंजर पर पेशाब किया, और इस बात की कंप्लेंट जो है वो एयर इंडिया ने नहीं की थी. फ्लाइट में ये चीज हुई, तो फ्लाइट को इस प्रकार की चीजें, जो कंपनी है एयर इंडिया है, उनको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है, तो ये चीजें भी नहीं हुई थी. नो डाउट एयर इंडिया का ग्रोथ का जो पोटेंशियल है ये अनडिनाएबल है, क्योंकि हमारे देश में अभी डियोपोली है. सिर्फ 2 कंपनीज चल रही हैं सबसे ज्यादा, एक तो एयर इंडिया है और एक इंडिगो. इन दोनों का ही दबदबा है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर हमारे देश का है. तो इसमें तो इनको फायदा ही होने वाला है, कोई डाउट नहीं है. ये पैसे भी कमाएंगे, फायदा ही होगा. लेकिन द फोकस शुड बी ऑन द एक्सेलेंस, लोगों का भरोसा फिर से रिस्टोर करना, राइट. और ये हो सकता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, राइट, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये चीज करके दिखाई है. एक बहुत पुराना सॉन्ग है, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, मेरा जूता है जापानी. ये मेरा जूता है जापानी जो है, आप 1950s के समय पर देखेंगे
तो जापान वॉज नॉट फेमस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आज जब हम कहते हैं ना कि चाइना का माल है, चाइना का माल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, ऐसा है ना। एक वक्त था 1950s में, जापान की ऐसी ही चीज़ थी। आप, मेरा जूता है जापानी, गूगल में देखिएगा, राज कपूर साहब ने जो जूता पहना है वो फटा हुआ जूता है। उस समय पर जापान के जो जूते होते थे वो ऐसे थे, दिखने में ठीक ठाक लगते थे, कुछ समय के अंदर वो फट जाते थे, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। आज मैं अगर एक बार ऐसा कहूं, टोयोटा, इफ आई से मित्सुबिशी, इफ आई से द नेम ऑफ अदर जापानीज कंपनी, होंडा फॉर एग्जाम्पल, राइट, सिटीजन, कैसियो, ये सारे नाम जब हम सुनते हैं तो हम क्या, एक कौन सी चीज हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं? इट इज ड्यूरेबिलिटी, इट इज क्वालिटी, ट्रस्ट हम कर सकते हैं। तो ये चीज जापान ने की है एज ए कंट्री। तो वही चीज जो है, यही पब्लिक का कॉन्फिडेंस फिर से रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज सेफ्टी। ट्रैवलिंग करते हैं तो सेफ्टी नंबर 1, नंबर 2 इज कंफर्ट। ये सारी चीजें जब होगी तब फिर से विश्वास जो है वो एयर इंडिया पर लोगों का होने लगेगा, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। मूविंग ऑन, हाउ डज द क्राइसिस ऑफ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स अब्रॉड रिफ्लेक्ट फेलियर्स इन इंडियाज मेडिकल एजुकेशन सिस्टम? डिस्कस जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2। इसमें एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हुई ये बात है, राइट। हमारे देश के हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स हर साल कहीं ना कहीं अब फंस रहे हैं। कोविड के समय पर चाइना से बहुत सारे स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ा, फिर लगभग 1-2 सालों तक उनका वापस, उनकी जो पढ़ाई है वो वापस स्टार्ट नहीं हो रही थी। उससे भी ज़्यादा शायद वक्त हो चुका है कि वहाँ पर जस्ट इमेजिन जो 3rd ईयर में था तो वो वापस आ गया, या फिर 5th ईयर में था, लेट्स से 5 साल का कोर्स है तो लास्ट सेमेस्टर उनका बाकी था, कोविड की वजह से यहाँ पर आना पड़ा, और फिर ना तो वो यहाँ पर कुछ कर पा रहे हैं, ना तो चाइना में उनका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फिर यूक्रेन और रशिया में जब ये क्राइसिस हुई तब हमने देखा कि कैसे जो भारत का झंडा है वो लेकर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर भागना पड़ा, अपने आप को बचाना पड़ा, और फिर उनको इवैक्यूएट करके यहाँ पर हम लेकर आए। अभी ईरान में से लगभग आप समझ लीजिए 1500 से 2000 जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। और इजराइल जो है, तो इजराइल में कुछ अगेन 1200 से 1500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो हमारे देश के हैं, वहाँ पर मेडिकल स्टडीज़ की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। नीट को क्यों बनाया गया था? ताकि एक डेमोक्रेसी क्रिएट हो व्हेन इट कम्स टू मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सीट्स, राइट। 22 लाख एस्पिरेंट्स पार्ट लेते हैं, सीट्स कितनी होती है? 90,000 सीट्स होती हैं। तो नीट की वजह से एक चीज जो हुई है वो ये हुई है कि एटलीस्ट कोचिंग फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और फिर पेपर लीक के इश्यूज आते हैं, इंटीग्रिटी के इश्यूज आते हैं, ये सारी चीजें हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी फीस कितनी ज्यादा है, कहा जाता है 1 करोड़ रुपए, और उससे उसके ऊपर आपको ट्यूशन्स लेते हैं तो उसकी कीमत कुछ 50 लाख रुपीस जितनी हो जाती है। ऊपर से आप पढ़ाई करने के लिए जो दूसरा खर्च चाहिए, ये सारी चीज़ें। यूक्रेन जैसे देशों में ये सारी चीज़ें 35 लाख रुपीस में हो जाएगी, हमारे यहाँ पर ये कम से कम 2 करोड़ रुपए तक पहुँचती है ये चीज़ें। और फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, बट यू कैन सी कि वो किस सिस्टम से गुजर कर निकले हैं। सो इसका एक ही लॉजिकल सॉल्यूशन, एंड दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और ज़्यादा सीट्स क्रिएट की जाए। दिस इज द स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन एक लंबे समय से सरकार इसको निगलेक्ट करती आई है। मेडिकल एजुकेशन को जब तक हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसको जब तक हम अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे, तब तक इस प्रकार के इश्यूज हमें देखने को मिलते ही रहेंगे। और हमारे देश में इतने सारे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे पेशेंट डॉक्टर का रेशियो, तो ये जो WHO का रिकमेंडेशन है उससे काफ़ी पीछे हैं हम। नंबर 4, आई लव पाकिस्तान, ऐसा ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट आया। हाउ डज ट्रंप्स आई लव पाकिस्तान स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट US पॉलिसी ऑन टेररिज्म एंड रियल पॉलिटिक्स? डिस्कस जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेररिज्म, फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। 26/11
करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से आए थे और उनके आका आज भी कहाँ पर बैठे हैं पाकिस्तान में। 9/11 जिसने किया, ओसामा बिन लादेन, अबोटाबाद, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा एक गढ़ है वो पाकिस्तान की आर्मी का। वहां पर ही ये व्यक्ति ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान से यूएसए को मिला। टेररिज्म को लेकर किस प्रकार से स्पॉन्सरशिप दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, सारी चीज़ें दी जाती है, उसके बावजूद भी ट्रंप साहब जो हैं वो ऐसा बोलते हैं, आई लव पाकिस्तान। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर या फिर इस टॉप लेवल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकता है। कुछ दिनों पहले शशि थरूर साहब ने एक स्पीच दी थी, आई थिंक ही वॉज इन यूएसए, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे थोड़ी आपको यहाँ पर वोट देना है, राइट, मैं तो भारत का नागरिक हूँ, मुझे यहाँ पर कोई वोट नहीं देना है, तो मुझे जो भी कहना है आई विल टेल। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि ये ट्रंप साहब के अंदर वो जो एक कहते हैं ना, एक जेंटलमैन के जो एक गुण होते हैं, एक इसका तो अभाव है। आप देखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिस प्रकार से बातें करते हैं, दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स को आप देखिएगा जैसे वो बातें करते हैं, जो चीज़ें वो डिस्कस करते हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बहुत एक रफ लेवल की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, बहुत ही रफ। वो कैसा ऐसा कह सकते हैं कि मीन्स चलो 26/11 का अगर उनको नहीं है तो 9/11 का तो है ना, वो तो उनके ही देश में हुआ था। तो खुश करने के चक्कर में कुछ भी कह देंगे। और ये जो मुनीर हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, वो व्हाइट हाउस में गया था डिनर के लिए। अब देखिए पाकिस्तान जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अभी ईरान के साथ जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो उसमें तो ये भी है कि ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था कि यूएसए हैज़ एंटर्ड द वॉर, यूएसए ने बोम्बार्डमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी है ईरान में। दिस इज द लेटेस्ट थिंग। इस पर हम डिस्कशन कल या फिर परसों करेंगे, शायद कल। तो यहां पर ईरान में एंटर होने के लिए उनको चाहिए पाकिस्तान, तो क्या, क्योंकि 909 किलोमीटर लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान ईरान के साथ, तो क्या इसलिए पाकिस्तान को अपने नज़दीक लाने की कोशिश है, क्या चाइना से दूर ले जाने की कोशिश है? और पाकिस्तान यहाँ पर दोनों तरफ से मलाई खाने वाला है, चाइना से भी और यूएसए से भी। तो दिस आर द थिंग। ट्रंप साहब ने एक रेडिकल विचारधारा वाला एक फील्ड मार्शल मुनीर, उसके साथ डिनर किया। ही वॉज इन द व्हाइट हाउस। कैसा मैसेज जाएगा दुनिया को इससे? भारत को क्या समझना चाहिए इस चीज पर? और ये अच्छी बात है कि आप सोचिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्लियरली कहते हैं वी हैव रिजेक्टेड मीडिएशन। हमने कहा है कि भाई हमारी सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इन दोनों का रिलेशन जो है वो जिस लेवल पर जाना हो जाए, राइट। आई एम नॉट सेइंग वी हैव टू बी केयरलेस, बट व्हाट द थिंग इज, इट्स नॉट लाइक कि हम यूएसए के वसाल स्टेट, इट्स नॉट लाइक कि हम यूएसए पर रिलायबल हैं हमेशा के लिए। हम हमारा ही फायदा और नुकसान देखेंगे। दैट्स व्हाट एवरी कंट्री इज डूइंग। लेकिन हम एथिक्स को नहीं छोड़ेंगे। यहां पर क्या है, उनको जब स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट होती है तो वो एथिक्स को पीछे छोड़ देते हैं। This is a very dangerous thing. India must prepare for worsening US-Pakistan dynamics and reinforce its strategic autonomy. Moving on to next topic. This one is about how do recent attacks on nuclear facilities undermine global non-proliferation efforts. Discuss. GS पेपर 3 इंटरनेशनल सिक्योरिटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ग्लोबल पीस के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्ब ड्रॉप किया गया ना, तो एक साथ 2 लाख, लेट मी राइट डाउन इन दिस वे, 2,20,000 से भी ज्यादा लोगों का निधन हो गया। और उसके बाद भी इसकी इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रही है। और उसके बाद पूरी दुनिया ने ये सोचा कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है इसका प्रोलिफरेशन यानी कि इसमें जो एक क्वांटिटी बढ़ रही है, ये क्वांटिटी बढ़नी नहीं चाहिए, इसको रोकने की ज़रूरत है। और फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका जन्म हुआ 1970 में, और इसका मेन लक्ष्य यही था कि प्रोलिफरेशन ना हो।
लेकिन ये जो रीसेंट स्ट्राइक हुई है, दैट मीन्स के इजराइल जैसे देश जो है ये एनपीटी के बारे में भी कुछ नहीं सोच रहे हैं। ईरान जो है, ईरान वॉज हैविंग डिस्कशन विथ यूएसए, ये बातचीत कर रहा था डिप्लोमेसी के माध्यम से, और फिर इजराइल ने उन पर, उनकी जो कुछ साइड्स हैं तो उन पर अटैक्स स्टार्ट किए। तो ऑपरेशनल न्यूक्लियर साइट्स पर जब आप अटैक्स करते हैं तो क्या होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जैसे चेर्नोबिल में हुआ था। तो चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर ये हुआ, न्यूक्लियर वहाँ पर रिएक्टर जो है, तो उसमें एक इश्यू आ गया, और उसके बाद ये मीन्स आपको पता है, जब तक मीन्स जो सूरज की जो लाइफ है ना, सन की जो लाइफ है, तब तक ये चेर्नोबिल जो है उसमें रेडिएशन रहने वाला है, इतना बताया जाता है। आने वाले आप समझ लीजिए 20,000 ईयर्स तक ये चेर्नोबिल नाम की जो जगह है यूक्रेन में, यहां पर कोई भी जाकर रह नहीं सकता। और आप एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर रहे हैं, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है किसी की? नतांज, इस्फहान, फोर्डो, अराक, ये सारी फैसिलिटीज हैं जिसको इजराइल ने टारगेट किया। अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज की खबर यह है कि यूएसए ने भी न्यूक्लियर साइट्स पर, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। 1981 में इराक की जो कुछ ऐसी साइट्स थी, दे वर नॉट आई थिंक ऑपरेशनल, उस पर अटैक किया था इजराइल ने। फिर सीरिया जो है, तो 2007 में सीरिया की ऐसी साइट्स पर अटैक करके उनका भी प्रोग्राम जो है वो बंद करवा दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज फेल्ड टू कंडेम सच एक्शंस। इजराइल की जो 1981 की ऐसी स्ट्राइक थी इजराइल की, इस स्ट्राइक पर यूएसए ने ही निंदा की थी इजराइल की। आज यूएसए इजराइल के साथ मिलकर वही चीजें कर रहा है। अब वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि ये जो ईरान है, ये कह रहा है कि भाई हम एनपीटी में से निकल जाएंगे, क्योंकि इजराइल जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनपीटी, ईरान इज पार्ट ऑफ एनपीटी। फिर ईरान निकलेगा तो जैसे मैंने बताया ना कि सऊदी अरेबिया और दूसरे देश भी कहेंगे कि भाई हमें भी इसमें नहीं रहना और हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। ईरान के भी कुछ लोग अब स्टार्ट करेंगे कहना कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये कुछ हिम्मत नहीं करते हमारे ऊपर अटैक करने की। अब ये बात भी, ये सारी चीज़ों को स्टॉप करना नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। एक डूम्सडे क्लॉक कहा जाता है, राइट? एक डूम्सडे क्लॉक का मतलब कहते हैं कि भाई ये अब 89 सेकंड पर पहुंच गई है, 90 सेकंड पर पहुंचेगी तो दैट्स इट, वी आर डन। क्योंकि आज की सिचुएशन ऐसी है, न्यूक्लियर इश्यू, न्यूक्लियर आर्मामेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फेक्शियस डिजीज, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक अनुमान है। एक ये डूम्सडे क्लॉक जो है उसका थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर एक्सपर्ट्स, बट आई एम समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे जो समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, न्यूक्लियर आर्मामेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर क्या बताया मैंने, डिजीजेस, राइट, जो अभी चल रहे हैं ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि एक गलत चीज़ हुई और उसके बाद पूरी जो पृथ्वी है ये नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें हो रही है अभी। जब हम ये सोचते हैं ना कलयुग के बारे में जो बताया जाता है, तो लग रहा है कि नहीं, दिस इज अ रियल कलयुग, ये है, ये स्टार्ट हो चुका है, ऐसा लिटरली फील होता है। जस्ट इमेजिन कि ये फुकुशिमा हुआ है, ये चेर्नोबिल वाला इंसिडेंट हुआ है, राइट? तो पता है कि एक्टिव न्यूक्लियर साइट पर अगर कुछ ऐसी चीजें होगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने हजारों सालों तक ये इश्यू चलता रहेगा। उसके बावजूद भी ये बॉम्ब्स गिरा रहे हैं ऐसी साइट्स पर। सो दिस आर द थिंग्स। एनीवेज, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई एम श्योर अब आप इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से सोचिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।